गिरीश एक साधारण आदमी था जो हमेशा अपनी आदतों को लेकर परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी दिनचर्या में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि क्यों वह हमेशा पिछड़ जाता है। देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, काम को टालते रहना, ये सारी आदतें उसे लगातार परेशान करती थीं, लेकिन वह सोचता था कि शायद यही उसका नसीब है। फिर एक दिन उसकी पुरानी दोस्त रिया ने उसे एक किताब के बारे में बताया, द पावर ऑफ हैबिट। रिया ने कहा, गिरीश, यह किताब तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। इसमें बताया गया है कि आदतें कैसे काम करती हैं और इन्हें कैसे बदला जा सकता है। गिरीश को थोड़ी सी उम्मीद हुई। उसने सोचा, अगर यह किताब सच में मदद कर सकती है तो क्यों न इसे पढ़ा जाए। गिरीश ने किताब को मंगवाया और उसे पढ़ना शुरू किया। पहले ही पन्ने पर उसने यह जाना कि आदतें हमारे दिमाग में गहरे तौर पर जुड़ी होती हैं। वह सोचने लगा, क्या मेरी आदतें सिर्फ मेरी कमजोरी हैं या मैं उन्हें बदल भी सकता हूं? किताब ने उसे बताया कि आदतें एक साइकिल के रूप में काम करती हैं। पहले क्यू, वह ट्रिगर या संकेत जो आदत को शुरू करता है, फिर रूटीन, वह आदत जो हम करते हैं, और अंत में रिवॉर्ड, वह परिणाम जो हमें आदत से मिलता है। गिरीश को यह समझ में आया कि यदि वह अपनी आदतों के इन 3 हिस्सों को पहचान पाए तो वह उन्हें बदल सकता है। गिरीश ने यह सोचा कि अगर वह सुबह के वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करने लगे तो उसकी पूरी दिनचर्या में बदलाव आ सकता है। उसने अपनी सुबह की आदतों को सुधारने की योजना बनाई। वह अब पहले उठकर पानी पीता और थोड़ी सी एक्सरसाइज करने लगा। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे यह आदत उसके लिए आसान हो गई। उसे महसूस हुआ कि उसका दिन अब ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहा था। वह अब पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड महसूस करने लगा। इस बदलाव ने गिरीश को एक नई दिशा दी और अब उसे यह एहसास हुआ कि अगर आदतें इतनी ताकतवर हो सकती हैं तो उसे अपनी आदतों को समझकर उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। किताब ने गिरीश को यह सिखाया कि आदतें हमारी जिंदगी को दिशा देती हैं और हम इन्हें बदल सकते हैं, बस हमें उन्हें सही तरीके से पहचानने और समझने की जरूरत है। गिरीश अब जानता था कि उसकी आदतें ही उसे आगे बढ़ा सकती हैं, बस उसे उन्हें सही दिशा में बदलने की जरूरत थी। यह किताब सिर्फ गिरीश के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए एक गाइड बन गई थी जो अपनी आदतों को बदलना चाहता था। गिरीश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपनी आदतों को बदलकर अपनी जिंदगी में सचमुच बदलाव ला सकते हैं। गिरीश ने जैसे ही द पावर ऑफ हैबिट किताब के पहले अध्याय को पढ़ना शुरू किया, उसे यह समझ में आ गया कि आदतें सिर्फ हमारी रोजमर्रा की क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे दिमाग की एक गहरी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। किताब में यह बताया गया था कि हर आदत 3 हिस्सों में बंटी होती है, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। गिरीश को यह पढ़कर ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी का एक राज खुल गया हो। वह सोचने लगा, क्या सच में मेरी सारी आदतें इस साइकिल के अंदर हैं? क्यों? वह पहला ट्रिगर है जो आदत को शुरू करता है। यह कुछ भी हो सकता है, एक समय, एक जगह, एक भावना या किसी और की प्रतिक्रिया। गिरीश ने सोचा कि उसकी सुबह का पहला क्यू क्या है? अलार्म का बजना। जैसे ही अलार्म बजता, वह उठने के बजाय हमेशा सोने का मन करता था। यह उसका पहला क्यू था। रूटीन, वह आदत होती है जिसे हम इस क्यू के बाद करते हैं। गिरीश ने यह देखा कि जैसे ही अलार्म बजता था, वह अपने रूटीन के अनुसार सोने का निर्णय लेता था और देर तक बिस्तर में पड़ा रहता था। यह रूटीन उसके दिन की शुरुआत ही बिगाड़ देता था। और फिर रिवॉर्ड वह चीज है जो हमें इस पूरी प्रक्रिया का अंत देती है। गिरीश ने महसूस किया कि उसकी आदत का रिवॉर्ड यह था कि वह थोड़ा और आराम महसूस करता था, लेकिन इसका परिणाम यह था कि वह समय पर नहीं उठ पाता था और उसका पूरा दिन खराब हो जाता था। अब गिरीश के मन में यह सवाल आया, क्या मैं अपनी आदतों को बदल सकता हूं? किताब ने यह समझाया कि अगर हम क्यू और रूटीन को बदल सकते हैं तो हम रिवॉर्ड को भी नया रूप दे सकते हैं। गिरीश ने यह सोचा कि क्या होगा अगर वह अलार्म बजने के बाद अपने रूटीन को बदल दे। अगर वह बिस्तर से उठकर पानी पीने और कुछ हल्की एक्सरसाइज करने की आदत डाल ले तो क्या उसका दिन बेहतर हो सकता है? वह अब यह समझने लगा था कि आदतों को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर वह सही क्यू और रूटीन पर काम करे तो वह अपने आदतों को बदल सकता है।
उसने यह ठान लिया कि वह अपनी सुबह की आदतों को बदलने की कोशिश करेगा और देखेगा कि क्या उसका दिन सच में बेहतर हो सकता है। गिरीश ने अपने विचारों को महसूस किया और यह तय किया कि वह इस किताब के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करेगा। अब वह आदतों के बारे में सोचता था जैसे कभी नहीं सोचा था। क्या वह अपनी आदतों में बदलाव ला सकेगा? अगले दिन से उसने अपनी सुबह की आदतों को बदलने की शुरुआत की और उसे उम्मीद थी कि यह बदलाव उसके पूरे दिन को प्रभावित करेगा। यह था अध्याय 1 का सारांश, जिसमें गिरीश ने अपनी आदतों के बुनियादी ढांचे को समझा और यह जानने की कोशिश की कि वह अपनी आदतों को कैसे बदल सकता है। गिरीश ने जैसे ही चैप्टर 2 पढ़ना शुरू किया तो उसे यह एहसास हुआ कि आदतें सिर्फ व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी और बिजनेस को भी प्रभावित करती हैं। चैप्टर 2 में खास तौर पर यह बताया गया था कि कैसे आदतें बड़े बिजनेस और इन्फ्लुएंशियल कंपनियों को सफलता दिलाने में मदद करती हैं। गिरीश सोचने लगा, क्या आदतें इतनी पावरफुल हो सकती हैं कि किसी कंपनी की पूरी स्ट्रेटेजी को बदल सकें? किताब में बताया गया था कि एक कंपनी की सक्सेस उसकी कस्टमर हैबिट्स पर निर्भर करती है। टारगेट के लिए बड़ी कंपनियां अपने कस्टमर्स के आदतों को समझने के लिए रिसर्च करती हैं और उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग को डिजाइन करती हैं। गिरीश ने यह सुना तो वह हैरान रह गया। उसे लगा, यह तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अगर किसी कंपनी को ग्राहक की आदतों के बारे में इतनी समझ होती है तो मुझे अपनी आदतों को भी उसी तरह से समझना चाहिए। किताब में क्यू रूटीन रिवॉर्ड मॉडल को समझाते हुए बताया गया था कि कैसे कंपनियां क्यू का इस्तेमाल करती हैं ताकि कस्टमर को एक अच्छा रूटीन अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें। जैसे कोका कोला और पेप्सी अपने कस्टमर्स को एक पल के रूप में टारगेट करती हैं, जैसे गर्मी में ठंडी ड्रिंक पीने का टाइम। जब ग्राहक इस क्यू को महसूस करते हैं तो उनकी आदतें उसी के हिसाब से बदल जाती हैं और वे अपनी पसंदीदा ड्रिंक खरीदने के लिए जाते हैं। गिरीश को समझ में आया कि यही क्यू रूटीन रिवॉर्ड का प्रोसेस सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि उसके अपने जीवन में भी लागू हो सकता है। अगर कंपनियां इस साइकिल को समझकर कस्टमर की आदतों को बदल सकती हैं तो वह क्यों नहीं अपनी खुद की आदतें बदल सकता था। गिरीश ने सोचा, क्या होगा अगर मैं अपने पुराने रूटीन को एक अच्छे रिवॉर्ड से बदल दूं? वह मानता था कि अगर वह अपने क्यू और रूटीन को पहचानने और उसे बदलने में कामयाब हो जाता है तो उसका खुद का रिवॉर्ड एक नया बेहतर लाइफस्टाइल हो सकता है। किताब ने उसे यह भी सिखाया कि आदतों को बदलने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको एकदम से कुछ बड़ा करना पड़े। छोटे आसान चेंजेज से भी फर्क डाला जा सकता है। जैसे एक छोटा सा रूटीन बनाना, जैसे हर दिन 10 मिनट की एक्सरसाइज करना, उसकी हेल्थ और मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकता है। गिरीश ने यह ठान लिया कि अब वह क्यू को पहचानेगा, अपने रूटीन को बदलेगा और फिर एक अच्छा रिवॉर्ड हासिल करेगा। उसे यह समझ में आ चुका था कि आदतें सिर्फ जीवन के छोटे हिस्सों तक सीमित नहीं होती बल्कि ये हमारे पूरे बिहेवियर और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। अब गिरीश को यह एहसास हो गया कि बदलाव के लिए शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे छोटे चेंजेस बड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं। उसने तय किया कि वह अपनी सुबह की आदतों में छोटे बदलाव करेगा और देखेगा कि इससे उसके पूरे दिन में कैसे चेंजेज आते हैं। यह था चैप्टर 2 का सारांश, जिसमें गिरीश ने समझा कि आदतें सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में नहीं बल्कि बिजनेस और समाज में भी कैसे असर डालती हैं। अब गिरीश को यह समझ में आ गया था कि उसकी आदतों को बदलने से वह अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। किताब ने उसे यह भी सिखाया कि आदतों को बदलने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको एकदम से कुछ बड़ा करना पड़े। छोटे आसान चेंजेज से भी फर्क डाला जा सकता है। जैसे एक छोटा सा रूटीन बनाना, जैसे हर दिन 10 मिनट की एक्सरसाइज करना, उसकी हेल्थ और मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकता है। गिरीश ने यह ठान लिया कि अब वह क्यू को पहचानेगा, अपने रूटीन को बदलेगा और फिर एक अच्छा रिवॉर्ड हासिल करेगा। उसे यह समझ में आ चुका था कि आदतें सिर्फ जीवन के छोटे हिस्सों तक सीमित नहीं होती बल्कि ये हमारे पूरे बिहेवियर और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। अब गिरीश को यह एहसास हो गया कि बदलाव के लिए शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे छोटे चेंजेस बड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं। उसने तय किया कि
वह अपनी सुबह की आदतों में छोटे बदलाव करेगा और देखेगा कि इससे उसके पूरे दिन में कैसे चेंजेज आते हैं। यह था चैप्टर 2 का सारांश, जिसमें गिरीश ने समझा कि आदतें सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में नहीं बल्कि बिजनेस और समाज में भी कैसे असर डालती हैं। अब गिरीश को यह समझ में आ गया था कि उसकी आदतों को बदलने से वह अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। चैप्टर 3 में गिरीश ने सीखा कि आदतें सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज और संगठन के कामकाजी ढांचे में भी गहरी जड़ें जमा सकती हैं। किताब ने एक दिलचस्प उदाहरण के साथ यह समझाया कि कैसे कुछ कंपनियां अपनी सफलता का रास्ता आदतों को बदलने में छुपा चुकी हैं। गिरीश ने पढ़ा कि अल्कोआ जैसी कंपनी, जो एक बड़ा एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, उसने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा आदतों को बदलने के लिए एक नई रणनीति अपनाई थी। कंपनी के सीईओ पॉल ओ नेल ने एक दिन यह निर्णय लिया कि वह कंपनी के सभी कर्मचारियों को एक ही आदत में ढालेंगे, और वह आदत थी सुरक्षा की आदत। उन्होंने कहा, अगर हम सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बनाते हैं तो बाकी सारे प्रोडक्शन और बिजनेस काम अपने आप बेहतर हो जाएंगे। यह सुनकर गिरीश चौंक गया। क्या यह सच में इतना असर कर सकता है? एक छोटी सी आदत पूरे कंपनी के प्रदर्शन को बदल सकती है। गिरीश ने जब यह पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि अल्कोआ के सीईओ ने सही तरीके से आदतों की शक्ति का सही इस्तेमाल किया था। उन्होंने शुरुआत की एक छोटी आदत से, सुरक्षा आदत से। इसके बाद धीरे धीरे कर्मचारियों ने अपने काम को ज्यादा ध्यान से करना शुरू किया। इसने न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाई बल्कि प्रोडक्शन और प्रॉफिट भी बढ़ाए। किताब में आगे बताया गया कि अल्कोआ ने अपनी रणनीति में एक और बदलाव किया। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को उनके काम को सुधारने के लिए एक खास फीडबैक लूप, प्रतिक्रिया चक्र अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह चक्र कर्मचारी के काम के दौरान मिलने वाली प्रतिक्रिया और सुधार की प्रक्रिया पर आधारित था। जैसे जैसे कर्मचारियों को अपने काम में सुधार के लिए प्रोत्साहन मिला, उनके द्वारा किए जाने वाले काम की गुणवत्ता और उनकी आदतें बेहतर होती गईं। गिरीश को यह समझ में आ गया कि यह फीडबैक लूप आदतों को बदलने के लिए बेहद प्रभावी तरीका हो सकता है। वह सोचने लगा, अगर मैं भी अपनी आदतों में सुधार के लिए इस तरह की प्रतिक्रिया प्रक्रिया अपनाऊं तो क्या मेरी आदतें बेहतर हो सकती हैं? उसने यह महसूस किया कि आदतों को बदलने में समय तो लगेगा, लेकिन अगर सही तरीका अपनाया जाए तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। किताब ने यह भी बताया कि हर कंपनी में एक ऐसा क्यू होता है जो कर्मचारियों को आदतें बदलने के लिए प्रेरित करता है, और अल्कोआ में यह क्यू था सुरक्षा की आदत। जब गिरीश ने यह पढ़ा तो वह खुद से सोचने लगा, क्या मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसे क्यू हैं जो मेरी आदतों को बेहतर बना सकते हैं? किताब ने गिरीश को यह भी सिखाया कि आदतें एक बड़ी ताकत हो सकती हैं यदि हम उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करें। गिरीश को यह समझ में आ गया कि छोटी छोटी आदतें बड़ी बड़ी सफलता की वजह बन सकती हैं, बशर्ते हम उनका सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल करें। अब गिरीश ने तय किया कि वह अपनी आदतों को सुधारने के लिए फीडबैक लूप्स को अपने जीवन में लागू करेगा। वह यह देखना चाहता था कि क्या इससे उसकी परफॉर्मेंस और सफलता में सुधार हो सकता है। यह था चैप्टर 3 का सारांश, जिसमें गिरीश ने समझा कि कैसे आदतें हमारे कामकाजी जीवन और बिजनेस के सुधार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकती हैं। उसने यह भी सीखा कि आदतें तब तक असरदार नहीं हो सकती जब तक हम सही क्यू और प्रतिक्रिया प्रणाली का उपयोग नहीं करते। चैप्टर 4 में गिरीश ने पढ़ा कि आदतें कैसे हमारे दिमाग में बनती हैं और कैसे हम इन्हें बदल सकते हैं। इस अध्याय ने उसे यह समझने में मदद की कि आदतों के पीछे एक खास साइकोलॉजिकल प्रोसेस काम करता है, जो कि हमारी रोजमर्रा की लाइफ में बड़ी भूमिका निभाता है। किताब ने इसे हैबिट लूप कहा, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड का एक चक्रीय प्रोसेस। गिरीश ने जब यह पढ़ा तो उसे लगा कि यह समझने का तरीका बहुत सिंपल है। आदतों को बदलने के लिए हमें पहले यह पहचानना होगा कि हमारा क्यों क्या है, यानी वह ट्रिगर जो हमारी आदत को शुरू करता है। फिर हमें अपनी रूटीन यानी उस आदत के बिहेवियर को पहचानना है, और आखिरकार हमें उस आदत से मिलने वाले रिवॉर्ड को समझना है। गिरीश ने महसूस किया कि यही वो प्रक्रिया है जिसे वह अपनी जीवन की आदतों में बदल सकता है। गिरीश ने देखा कि किताब ने एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया था, एक इंसान का चॉकलेट खाने की आदत।
क्यू था चॉकलेट खाने की इच्छा या मूड स्विंग। फिर वह रूटीन था चॉकलेट खाना, और अंत में रिवॉर्ड था उस चॉकलेट को खाने से मिलने वाली खुशी और संतुष्टि। गिरीश को यह देखकर एहसास हुआ कि यह लूप उसके जीवन में बहुत सारी आदतों में काम करता है। किताब में यह भी बताया गया था कि जब हम किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो हमें रूटीन को बदलने की बजाय क्यू और रिवॉर्ड को समझना और बदलना जरूरी होता है। गिरीश ने सोचा, अगर मुझे अपनी आदतों को सुधारना है तो मुझे सबसे पहले यह जानना होगा कि मेरे दिमाग में कौन सा क्यू है जो मुझे मेरी गलत आदतों की ओर खींचता है। किताब ने एक और उदाहरण के जरिए यह भी बताया कि कैसे एक व्यक्ति अपनी क्यू रूटीन रिवॉर्ड प्रक्रिया को समझकर अपनी आदतों को बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है तो उसे सबसे पहले अपनी सुबह का क्यू पहचानना होगा, जैसे अलार्म की आवाज। फिर उसे अपनी रूटीन को सुधारना होगा, जैसे कि अलार्म बजने पर उठने के बजाय तुरंत उठकर कुछ हल्के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना। और अंत में उसे यह समझना होगा कि इस नए रूटीन से उसे जो रिवॉर्ड मिलेगा वह उसकी सेहत और मानसिक स्थिति को बेहतर करेगा। गिरीश ने यह समझा कि अगर वह अपनी आदतों को सुधारना चाहता है तो उसे क्यू और रिवॉर्ड को सही तरीके से मैनेज करना होगा। उसे यह भी समझ में आया कि यह बदलाव तुरंत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सही दिशा में किए गए छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। किताब ने गिरीश को यह भी सिखाया कि एक आदत को बदलने के लिए जरूरी नहीं कि पूरी आदत को ही बदल दिया जाए। अगर हम सिर्फ एक छोटा सा पहलू जैसे क्यू या रिवॉर्ड बदलें तो भी पूरा हैबिट लूप बदल सकता है। गिरीश को अब यह पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि आदतें सिर्फ हमारी रूटीन का हिस्सा नहीं होती, बल्कि ये हमारे दिमाग और मनोविज्ञान का हिस्सा होती हैं। अब गिरीश ने अपनी आदतों को बदलने के लिए इस हैबिट लूप का इस्तेमाल करने की ठानी। उसने सोचा कि अगर वह क्यू और रिवॉर्ड को पहचान सकता है तो वह अपनी आदतों में सुधार कर सकता है और धीरे धीरे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है। यह था चैप्टर 4 का सारांश, जिसमें गिरीश ने यह सीखा कि आदतें कैसे काम करती हैं और कैसे हम अपने क्यू रूटीन रिवॉर्ड प्रोसेस को समझकर अपनी आदतों को बदल सकते हैं। उसने यह भी महसूस किया कि छोटे बदलावों से बड़े परिणाम मिल सकते हैं अगर हम सही तरीके से आदतों को बदलने की प्रक्रिया को अपनाएं। चैप्टर 5 में गिरीश ने जाना कि आदतें केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये बड़े सामाजिक और संगठनात्मक बदलावों का हिस्सा भी बन सकती हैं। इस अध्याय ने उसे यह समझाया कि कैसे आदतें हमारे विश्वास, संस्कृति और यहां तक कि पूरी सोसाइटी की दिशा को बदल सकती हैं। गिरीश ने पढ़ा कि कैसे एक छोटे से बदलाव से बड़े बड़े सामाजिक बदलाव हो सकते हैं। किताब की महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत एक आदत से हुई थी, जैसे अमेरिका में नागरिक अधिकारों का आंदोलन, जिसने पूरे देश की राजनीति और समाज को हिलाकर रख दिया था। इस आंदोलन में लोगों ने एक साधारण आदत को बदलने की कोशिश की, सार्वजनिक बसों में बैठने की आदत। जब रोजा पार्क्स ने एक दिन बस में बैठने की अपनी आदत को चुनौती दी तो यह न केवल एक व्यक्तिगत आदत का परिवर्तन था, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बन गया। गिरीश को यह पढ़कर यह समझ में आया कि आदतें सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में बदलाव नहीं लाती, बल्कि ये बड़े सामाजिक बदलावों को जन्म भी दे सकती हैं। वह सोचने लगा, क्या मेरी आदतें समाज के लिए भी कोई बदलाव ला सकती हैं? किताब में एक और उदाहरण था जो एक नेगेटिव आदत का था, जो एक समाज को पूरी तरह से प्रभावित कर सकती है। यह था अल्कोहल के आदी होने का आदत और कैसे यह एक पूरे समाज को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित करता है। यहां पर किताब ने यह दिखाया कि कैसे एक खराब आदत का असर पूरी समुदाय पर हो सकता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से बदला जाए तो इसका सकारात्मक असर भी पूरे समाज पर हो सकता है। गिरीश ने यह समझा कि हर आदत एक प्रभाव डाल सकती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। अगर हम एक आदत को बदल सकते हैं तो हम पूरे समाज में बदलाव ला सकते हैं। किताब ने यह भी बताया कि आदतें हमारी संस्कृति का हिस्सा बन सकती हैं। एक आदत को बार बार दोहराने से वह संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। जैसे एप्पल जैसी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक नई आदत सिखाई, इनोवेशन की आदत, और इस आदत ने एप्पल को दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक बना दिया।
गिरीश को यह पढ़कर एहसास हुआ कि एक अच्छी आदत न केवल व्यक्तिगत जीवन में मदद कर सकती है, बल्कि वह पूरे संगठन और समाज को भी सुधार सकती है। अब वह यह सोचने लगा कि अगर वह अपनी आदतों में बदलाव लाकर एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकता है, तो क्या वह अपनी सोसाइटी और परिवार में भी बदलाव ला सकता है। किताब ने यह सिखाया कि क्यों रूटीन रिवॉर्ड का प्रोसेस छोटे से लेकर बड़े बदलावों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम अपनी आदतों में बदलाव लाते हैं तो न केवल हमारे जीवन में सुधार होता है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक आदत का उदाहरण बन सकते हैं। अब गिरीश ने यह ठान लिया कि वह अपनी आदतों को न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी सुधारने के लिए काम करेगा। वह यह देखना चाहता था कि क्या आदतों का बदलाव उसकी पूरी सोसाइटी में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यह था चैप्टर 5 का सारांश, जिसमें गिरीश ने यह समझा कि आदतें समाज के बड़े बदलावों का हिस्सा हो सकती हैं। उसने यह भी महसूस किया कि हम अपनी आदतों को बदलकर सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। चैप्टर 6 में गिरीश ने यह सीखा कि कैसे एक आदत का चेंज पूरे जीवन को चेंज कर सकता है। किताब ने उसे यह समझाया कि किसी भी आदत को चेंज करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम पूरी आदत को चेंज करें, बल्कि हमें उसमें कुछ छोटे चेंजेस करने होते हैं। स्मॉलर चेंजेस लीड टू बिगर रिजल्ट्स, यही गिरीश का नया मंत्र बन गया। गिरीश ने पढ़ा कि कैसे कुछ लोग जो अपनी नेगेटिव हैबिट्स को छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने छोटे छोटे चेंजेस से अपनी आदतों को सुधार लिया। एक उदाहरण में पॉल ओ नेल, अल्कोआ के सीईओ, ने अपने कर्मचारियों के सेफ्टी हैबिट्स में चेंज लाने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका अपनाया। उन्होंने सिर्फ यह किया कि अपने कर्मचारियों से यह कहा कि वे काम करते वक्त पूरी तरह से सेफ्टी का ध्यान रखें। बस उन्होंने एक छोटी सी आदत को चेंज करने के लिए माहौल तैयार किया। गिरीश को यह देखकर यह एहसास हुआ कि एक स्मॉल चेंज पूरे बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकता है। इसने गिरीश को यह सिखाया कि लाइफ में बड़े बदलाव लाने के लिए छोटे बदलाव बहुत जरूरी हैं। गिरीश सोचने लगा, क्या मेरी आदतों में भी ऐसे छोटे बदलाव लाए जा सकते हैं जो लंबे टाइम में मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दें। किताब में यह भी बताया गया था कि जब हम स्मॉल चेंजेस करते हैं तो हमारी सोच और माइंडसेट भी बदलने लगती है। विल पावर का भी इसमें बड़ा हाथ है। गिरीश ने पढ़ा कि जिन लोगों ने अपनी आदतें बदली, वे ज्यादा विल पावर का इस्तेमाल करते थे, जो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत करता था। इसने गिरीश को यह समझने में मदद की कि अगर वह अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करेगा तो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ भी मजबूत होगी। किताब ने यह भी बताया कि कभी कभी आदतों को बदलने के लिए हमें रिवॉर्ड्स की जरूरत होती है। अगर हमें बदलाव का अच्छा रिवॉर्ड मिले तो वह बदलाव हमारे लिए और आसान हो जाता है। गिरीश ने देखा कि जिन लोगों ने अपनी आदतों को बदला, उन्हें छोटे छोटे रिवॉर्ड्स मिलने लगे, जैसे कि बेहतर हेल्थ, खुश रहना या काम में सफलता मिलना। ये छोटे रिवॉर्ड्स उन्हें अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए मोटिवेट करते थे। गिरीश ने सोचा, अगर मैं अपनी आदतों को सुधारने के लिए कुछ अच्छा रिवॉर्ड पा सकता हूं तो यह मुझे और भी मोटिवेट करेगा। किताब में बताया गया था कि आदतों को बदलने में टाइम तो लगता है, लेकिन छोटे बदलावों से शुरू करके हम बड़े रिजल्ट्स पा सकते हैं। गिरीश को यह समझ में आया कि बड़े बदलावों के लिए हमें बड़े कदम नहीं उठाने होते, बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी आदतों में सुधार करना होता है। किताब ने गिरीश को यह भी सिखाया कि अगर हम अपनी आदतों को बदलने के लिए राइट क्यूज का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। गिरीश ने यह सोचा, क्या होगा अगर मैं अपनी आदतों को बदलने के लिए सही क्यूज का इस्तेमाल करूं। कुल मिलाकर चैप्टर 6 ने गिरीश को यह सिखाया कि आदतों को बदलने के लिए हमें सबसे पहले स्मॉल चेंजेस करना होगा। छोटे बदलावों से धीरे धीरे बड़े बदलाव आते हैं। गिरीश ने यह ठान लिया कि अब वह अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करेगा ताकि बड़े रिजल्ट्स पा सके। यह था चैप्टर 6 का सारांश, जिसमें गिरीश ने सीखा कि छोटे बदलाव बड़े बदलावों का कारण बन सकते हैं। उसने यह समझा कि आदतों को बदलने के लिए छोटे कदम जरूरी हैं और सही क्यूज और रिवॉर्ड्स के साथ वह अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। चैप्टर 7 में गिरीश ने यह सीखा कि कैसे विल पावर यानी इच्छा शक्ति और सेल्फ कंट्रोल किसी भी आदत को बदलने के लिए सबसे जरूरी है।
इस अध्याय में किताब ने बताया कि आदतों को बदलने में सिर्फ स्मॉल चेंजेस ही नहीं, बल्कि अपनी विल पावर का सही तरीके से इस्तेमाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। गिरीश को यह समझ में आया कि सेल्फ कंट्रोल का सही इस्तेमाल हमें सिर्फ अपनी आदतों को बदलने में नहीं, बल्कि हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस में भी मदद करता है। गिरीश ने पढ़ा कि विल पावर एक सीमित रिसोर्स की तरह है, यानी अगर हम अपनी विल पावर को दिन भर अलग अलग कामों में खर्च करते हैं तो रात तक हमारी विल पावर कम हो जाती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम पूरे दिन में कई बार अपनी एनर्जी को खर्च करते हैं और अंत में थक जाते हैं। गिरीश ने सोचा, अगर मेरी विल पावर लिमिटेड है तो मुझे इसे कैसे मैनेज करना चाहिए। किताब में यह भी बताया गया था कि जो लोग अपनी विल पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं वे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उदाहरण के तौर पर स्टडीज ने यह दिखाया कि जो लोग हेल्दी हैबिट्स अपनाते हैं उनके पास बेटर सेल्फ कंट्रोल होता है। जैसे कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वे जंक फूड खाने से बचते हैं। गिरीश ने यह समझा कि अगर वह अपनी विल पावर को सही दिशा में लगाए तो वह अपनी आदतों में बदलाव ला सकता है। एक और महत्वपूर्ण चीज जो गिरीश ने सीखी वह थी कीस्टोन हैबिट्स। किताब ने बताया कि कुछ आदतें दूसरों के मुकाबले ज्यादा इंपैक्टफुल होती हैं और वे पूरे लाइफस्टाइल को बदलने में मदद करती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करने की आदत डालता है तो वह अपनी और भी कई आदतों को सुधार सकता है, जैसे बेटर ईटिंग हैबिट्स, बेटर स्लीप पैटर्न्स और यहां तक कि इंप्रूव्ड रिलेशनशिप्स भी। गिरीश को यह समझ में आया कि अगर वह अपनी एक आदत सुधार सकता है तो वह बाकी आदतों में भी सुधार ला सकता है। गिरीश ने यह भी पढ़ा कि विल पावर का एक और तरीका है अपनी आदतों को खुद के लिए रिवॉर्डिंग बनाना। जब हमें कोई अच्छा रिवॉर्ड मिलता है तो हम उस आदत को फिर से दोहराना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर गिरीश खुद को किसी खास चीज के लिए रिवॉर्ड देता है, जैसे किसी किताब का अध्याय खत्म करने के बाद एक अच्छा ट्रीट, तो वह ज्यादा मोटिवेटेड रहेगा अपनी आदतों को बदलने के लिए। किताब ने गिरीश को यह भी सिखाया कि अगर विल पावर का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम आदतों में बदलाव ला सकते हैं और खुद को बेटर वर्जन्स में बदल सकते हैं। गिरीश ने यह ठान लिया कि वह अपनी विल पावर का इस्तेमाल सही दिशा में करेगा ताकि वह अपनी आदतों में सुधार ला सके। अब गिरीश ने सोचा, क्या होगा अगर मैं अपनी विल पावर को अपनी आदतों में सुधार लाने के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करूं? क्या मैं अपनी कीस्टोन हैबिट्स के जरिए अपनी बाकी आदतों को भी बदल सकता हूं? गिरीश को यह एहसास हुआ कि विल पावर का सही इस्तेमाल करके वह अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव कर सकता है और धीरे धीरे अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। उसे यह भी समझ में आया कि सेल्फ कंट्रोल और रिवॉर्डिंग हैबिट्स के जरिए वह अपनी आदतों को और भी बेहतर बना सकता है। यह था चैप्टर 7 का सारांश, जिसमें गिरीश ने सीखा कि कैसे विल पावर और सेल्फ कंट्रोल से आदतों में बदलाव लाना संभव है। उसने यह समझा कि सही तरीके से अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके वह अपनी आदतों को सुधार सकता है और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है। चैप्टर 8 में गिरीश ने यह सीखा कि कैसे अपनी आदतों को पूरी तरह से बदलने के लिए हमें कम्युनिटी और सपोर्ट सिस्टम्स की जरूरत होती है। इस अध्याय में किताब ने बताया कि जब हम अकेले अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं तो यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारी चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाती हैं। गिरीश ने पढ़ा कि सोशल नेटवर्क्स का हमारी आदतों पर बड़ा असर होता है। जब हम अपने दोस्तों, परिवार या काम के लोगों के साथ किसी आदत को बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। गिरीश को यह समझ में आया कि अगर वह अपनी आदतों में बदलाव लाना चाहता है तो उसे दूसरों का सपोर्ट चाहिए होगा। यह सिर्फ एक अकेला बदलाव नहीं था, बल्कि यह एक टीम वर्क का हिस्सा बन सकता था। किताब में एक उदाहरण दिया गया था जिसमें एक स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम की बात की गई थी। यहां पर लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और साथ मिलकर क्विट स्मोकिंग की आदत को छोड़ा। गिरीश ने देखा कि जब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो उनका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। गिरीश ने सोचा, अगर मैं अपनी आदतों को बदलने के लिए किसी ग्रुप या सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बनूं, तो क्या मैं जल्दी अपनी आदतें सुधार सकता हूं? गिरीश ने यह भी पढ़ा कि अकाउंटेबिलिटी
यानी जवाबदेही भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी को बता देते हैं कि हम अपनी आदतों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम खुद को ज्यादा अकाउंटेबल महसूस करते हैं। यह हमें अपनी आदतों को बदलने के लिए और भी कमिटेड बनाता है। गिरीश ने सोचा, अगर मैं अपने दोस्तों या परिवार से अपनी आदतों में बदलाव के बारे में बात करता हूं, तो क्या मैं ज्यादा कंसिस्टेंट रह सकता हूं? किताब ने एक और दिलचस्प उदाहरण दिया, जिसमें बताया गया था कि कैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे सपोर्ट ग्रुप्स लोगों की आदतों को बदलने में मदद करते हैं। इन ग्रुप्स में लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपने अनुभवों को शेयर करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। गिरीश ने महसूस किया कि अगर वह भी किसी सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बने, तो यह उसकी आदतों को बदलने में मदद कर सकता है। इसने गिरीश को यह समझने में मदद की कि जब तक हम अकेले अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करेंगे, तब तक यह मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम जल्दी और ज्यादा असरदार तरीके से अपनी आदतों में बदलाव ला सकते हैं। वह सोचने लगा, क्या होगा अगर मैं अपनी आदतों में बदलाव लाने के लिए किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनूं? किताब ने गिरीश को यह भी सिखाया कि सपोर्ट सिस्टम्स का हिस्सा बनकर और अकाउंटेबिलिटी के जरिए वह अपनी आदतों को स्थायी रूप से बदल सकता है। गिरीश ने ठान लिया कि अब वह अपनी आदतों में बदलाव लाने के लिए किसी सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बनेगा, ताकि उसे मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी मिले और वह अपनी आदतों में सुधार कर सके। यह था चैप्टर 8 का सारांश, जिसमें गिरीश ने सीखा कि आदतों को बदलने के लिए सपोर्ट सिस्टम्स और अकाउंटेबिलिटी कितनी महत्वपूर्ण है। उसने यह समझा कि अगर वह दूसरों के साथ मिलकर अपनी आदतों में बदलाव लाए, तो उसकी सक्सेस की संभावना ज्यादा होगी। चैप्टर 9 में गिरीश ने यह सीखा कि कैसे आदतों को बदलने के बाद उन्हें स्थायी बनाना और नई आदतों को पूरी तरह से अपनाना एक निरंतर प्रक्रिया है। इस अध्याय में किताब ने बताया कि आदतों को बदलने के बाद उनका मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है। अगर हम अपनी आदतों को बदलकर फिर से पुराने पैटर्न में लौट आते हैं, तो हमारे द्वारा किए गए बदलाव बेकार हो सकते हैं। गिरीश को यह समझ में आया कि आदतों का बदलाव एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है, न कि सिर्फ एक शॉर्ट टर्म लक्ष्य। गिरीश ने पढ़ा कि सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने अपनी आदतों में कितना बदलाव किया है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि क्या आप उन बदलावों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। किताब ने यह स्पष्ट किया कि आदतों को बदलने के बाद उनका सस्टेनेबिलिटी बनाए रखना बहुत अहम होता है। गिरीश ने सोचा, क्या होगा अगर मैं अपने बदलावों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कुछ नई स्ट्रेटेजी अपनाऊं? इसने गिरीश को यह सिखाया कि हैबिट लूप्स का स्थायित्व बनाए रखने के लिए हमें अपने ट्रिगर्स, रूटीन और रिवॉर्ड सिस्टम को ध्यान से चुनना होता है। गिरीश ने देखा कि अगर वह अपनी नई आदतों के साथ जुड़ी पॉजिटिव रिवॉर्ड्स की पहचान करेगा, तो वह ज्यादा प्रेरित रहेगा और अपनी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखेगा। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब हम किसी आदत को अपनाते हैं, तो हमें उस आदत को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना होता है। गिरीश ने यह समझा कि अगर वह खुद को हेल्दी पर्सन के रूप में देखेगा, तो वह अपनी हेल्दी हैबिट्स को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना पाएगा। जब वह खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में पहचानने लगेगा, तो उसके लिए स्वस्थ आदतें बनाना आसान हो जाएगा। गिरीश ने सोचा, अगर मैं खुद को एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में देखूं, तो क्या मेरी आदतें भी उसी तरह की सक्सेसफुल हैबिट्स बन सकती हैं? किताब ने यह भी बताया कि जब हम रिकवरी और सेटबैक्स का सामना करते हैं, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं होती। आदतों के रास्ते में कभी न कभी हमें सेटबैक्स मिल सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन सेटबैक्स से सीखें और फिर से अपनी आदतों को सही दिशा में ले जाएं। गिरीश ने यह समझा कि असफलताएं जीवन का हिस्सा होती हैं और हमें उन्हें अपनी यात्रा का एक जरूरी कदम मानकर आगे बढ़ना चाहिए। किताब ने गिरीश को यह सिखाया कि माइंडसेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर गिरीश का माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर पाएगा और अपनी आदतों को बदलने में सफलता हासिल कर सकेगा। गिरीश ने सोचा, अगर मेरा माइंडसेट सही होगा, तो मैं अपनी आदतों में स्थायी बदलाव ला सकता हूं। इसने गिरीश को यह एहसास दिलाया कि आदतों को बदलने और उन्हें स्थायी बनाने में सिर्फ छोटा बदलाव नहीं चाहिए, बल्कि कंसिस्टेंट एफर्ट, पॉजिटिव रिवॉर्ड्स और ग्रोथ माइंडसेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब गिरीश ने यह ठान लिया कि वह अपनी आदतों में बदलाव लाने के साथ साथ उन्हें मेंटेन और सस्टेन भी करेगा,
ताकि वह हमेशा बेहतर और सफल बने रह सके। यह था चैप्टर 9 का सारांश, जिसमें गिरीश ने सीखा कि आदतों को बदलने और उन्हें स्थायी बनाने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट, पॉजिटिव रिवॉर्ड्स और ग्रोथ माइंडसेट बहुत जरूरी हैं। उसने यह समझा कि आदतों का बदलाव एक लंबी प्रक्रिया है, और अगर हम खुद को सही आइडेंटिटी के रूप में पहचानते हैं और सेटबैक्स से सीखते हैं, तो हम अपनी आदतों में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में गिरीश ने पूरी किताब से यह सीखा कि आदतें हमारी लाइफ को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं, और उन्हें बदलने के लिए हमें सही दिशा, सही समझ और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। किताब ने यह समझाया कि आदतों का एक मजबूत लूप होता है, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड, जिसे समझकर हम अपनी आदतों को चेंज कर सकते हैं। गिरीश ने यह भी सीखा कि छोटे बदलाव, सही विल पावर और अकाउंटेबिलिटी के जरिए बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। गिरीश को यह एहसास हुआ कि कीस्टोन हैबिट्स जैसे एक्सरसाइज या हेल्दी ईटिंग अन्य आदतों को भी सुधारने में मदद करती हैं, और यही आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। किताब ने यह भी बताया कि आदतों को स्थायी बनाने के लिए हमें उन्हें अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना होता है, ताकि वह सिर्फ एक बदलाव न रहकर हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएं। साथ ही गिरीश ने यह सीखा कि आदतों को बदलने के लिए हमें अपने सपोर्ट सिस्टम्स और कम्युनिटीज का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि हम अकेले नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर ही अपनी आदतों में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। और जब कभी सेटबैक्स आएं, तो हमें उन्हें एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखना चाहिए, ताकि हम फिर से अपनी दिशा सही कर सकें। गिरीश ने अंत में यह ठान लिया कि वह अपनी आदतों को बदलने के लिए स्मॉल चेंजेस से शुरुआत करेगा, कीस्टोन हैबिट्स को अपनाएगा और विल पावर का सही इस्तेमाल करेगा, ताकि वह अपने जीवन में स्थायी और सकारात्मक बदलाव ला सके। दोस्तों, अब तक आपने सुनी द पावर ऑफ हैबिट किताब की संपूर्ण समरी। हम उम्मीद करते हैं कि इस किताब ने आपको अपनी आदतों को समझने और उन्हें बदलने के तरीके दिए होंगे। गिरीश की तरह अगर आप भी अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक अमूल्य गाइड बन सकती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, ताकि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए लाते रहें। आगे की किताबों की समरी के लिए जुड़े रहें और याद रखें, आदतें अगर बदल जाएं, तो जिंदगी भी बदल सकती है। धन्यवाद और शुभकामनाएं।